अली मुराद ने सहारा देकर जोनाथन को उठाया और इसे इस कमरे में ले गया जिसमें फर्डिनेंड लेटा हुआ था। हमारे कदमों की आहट से फर्डिनेंड की आंख खुल गई। खुदा डनू ने इसके लिए आरामदेह बिस्तर बिछा दिया था। पहले इसकी नज़र मुझ पर पड़ी, फिर जोनाथन को देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसने हैरत से कहा, तो ये तुम्हें भी पकड़ लाए? तुम भी तो अपने ख्याल में आयरन मैन थे। जोनाथन ने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हें उन्होंने मिट्टी का शहर कर दिया। मेरी तो खैर किस्मत ही ख़राब थी जो इन लोगों के हत्थे चढ़ गया, मगर तुम इनके काबू में कैसे आ गए? फर्डिनेंड ने पूछा। ये भी तुम्हारी ही वजह से हुआ है, जोनाथन जहरीले लहजे में बोला। तुम्ही ने इन्हें मेरे प्रोग्राम से आगाह किया होगा। अगर ऐन वक्त पर कामरान मुदाखलत न करता तो मैं बहुत आसानी से अपना काम करके निकल जाता और सुबह के अखबार में रात में इस आईजी के कत्ल की खबर होती। अताब नाजिल हो इस कैटरिंग कंपनी पर जिसके बैरे की यूनिफॉर्म मैंने पहन रखी थी। पकड़ा जाता वो बैरा जिससे मैंने यूनिफॉर्म ली थी। मैंने इसे सिर्फ $200 दिए थे। $200 इसके लिए फांसी का फंदा बन जाते, मगर तुमने बात करके सारा काम चौपट कर दिया। क्या चीफ ने तुम्हें इसीलिए लीडर बनाया था कि तुम हम सबको मौत के मुंह में जाने दो? मैं तो खुद इस वक्त मुर्दों से बदतर हूँ। इन लोगों ने मुझे हमेशा के लिए माजूर कर दिया है। फर्डिनेंड का गला रंध गया। जोनाथन को खड़े रहने में तकलीफ हो रही थी। अली मुराद ने इसे आहिस्तगी से कारपेट पर बिठा दिया। इसने उबाले अंदाज में कहा, इन सारे वाक़यात का जिम्मेदार मुकामी चीफ है। अगर कामरान से इसे ज़ाती दुश्मनी होती तो अपने तौर पर इसे कत्ल करता। इसने तंजीम का सहारा लेकर गलती की, फिर तैमूर को भी अपना दुश्मन बना लिया। इन्हीं की वजह से अब तक ग्लोरिया जिंदा है, वरना इसकी तो अब तक हड्डियां गल गई होती। फिर वो कुछ सोच कर बोला, कामरान मुझ पर एक एहसान करोगे? अगर हमारे लिए किसी भी तरह नुकसान देना हुआ तो ज़रूर करूँगा। मैंने कहा, तो फिर तुम मुझे एक मोहलत दो कि मैं यहाँ के चीफ को ठिकाने लगा दूँ। इसके बाद चाहे तो मुझे ज़िबा कर देना, मेरे टुकड़े कर देना। मुकामी चीफ तो खुद ही किसी बिल में घुस गया है, हम खुद इसकी तलाश में हैं। तुम अगर इसके मौजूदा ठिकाने से वाकिफ़ हो तो हमें बता दो। ये काम हम खुद भी करने को बेचैन हैं। मैंने कहा, मैं जानता हूँ इस वक्त कहाँ होगा, लेकिन इसे भनक भी मिल गई कि तुम्हें इसके मौजूदा ठिकाने का इल्म हो गया है तो ऐसा गायब होगा कि मुझे भी नहीं मिलेगा। ये काम मुझे करने दो। मुझे तुम इतना अहमक क्यों समझते हो जोनाथन? मैंने चिढ़कर कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूँ और तुम यहाँ से सीधे चीफ के पास जाओ। नहीं जोनाथन, मैं इतना अहमक नहीं हूँ, मुझे गलत मत समझो कामरान। जोनाथन संजीदगी से बोला, मैं वादा करता हूँ कि अपना काम करके खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मैं तुम लोगों के वादों से भी खूब वाकिफ़ हूँ। मैंने कहा, फिर तुम्हारी हालत इस काबिल है कि किसी को कत्ल कर सको? तुम्हारी मर्जी। जोनाथन ने शिकस्त खोरदा लहजे में कहा, मैंने तो एक दरख्वास्त की थी। तुम चीफ को मारना चाहते हो ना? तैमूर ने कहा, इसका ठिकाना बता दो, हम ये काम खुद कर लेंगे। और अगर वो बच निकला तो? जोनाथन ने कहा, तो ये इसकी खुशकिस्मती होगी। तैमूर ने जवाब दिया, इस मामले में अभी तक तो किस्मत इसका साथ रही है। वो हमेशा बच निकलता है। कई मरतबा वो हमारी जद में आया मगर बार बार बच निकला। ठीक है। जोनाथन ने तवील सांस लेकर कहा, मैं इसका मौजूदा पता तुम्हें बता देता हूँ, फिर तुम जानो और तुम्हारा काम। पहले तो तुम इन लोगों के बारे में बताओ जो तुम्हारे साथ मुकीम है। इस इटालियन ने तुम्हें बता तो दिया है कि वो कहाँ मुकीम है। इसने फर्डिनेंड की तरफ इशारा किया। जब तक इसकी तरफ से इन्हें अहकामात नहीं मिलेंगे वो अपना मौजूदा ठिकाना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, पहले हम इन्हीं लोगों की खबर लेंगे। फिर मैंने अली मुराद से कहा, इसकी ईरान में पेवस्त गोली निकाल दो। मगर साईं, अब इस हरामजादी ने मुझे टोका तो मैं इसकी बेइज्जती कर दूंगा। इसका इशारा ग्लोरिया की तरफ था। वो उल्लू की भट्टी खुद को समझती क्या है? तुम अपना काम करो, मैं ग्लोरिया को समझा दूंगा। अली मुराद एक मरतबा फिर जोनाथन को दूसरे कमरे में ले गया। तैमूर भी जोनाथन के साथ चला गया। हाँ फर्डिनेंड, तुम बताओ कि तंजीम के बकिया अफराद इस वक्त कहाँ होंगे? वो लोग अभी इसी होटल में मुकीम होंगे। अब तुम्हारी हिट लिस्ट पर कौन है? एक मारूफ सनतकार है, तुम्हारे एक अखबार का मालिक है और एक बहुत बड़ा जागीरदार है। और बकिया अफराद जिनके फ़ोटोग्राफ तुम्हारे पास से बरामद हुए हैं? मैंने पूछा। फ़िलहाल मैंने ये 4 असाइनमेंट अपने आदमियों के सुपुर्द किए थे, जिनमें से एक नाकाम हो चुका है। मैं अगर इन लोगों को एक साथ एक्शन का हुक्म देता तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑपरेशन को नाकाम बना सकते थे। बकिया ऑपरेशन कामयाब हो जाते। फर्डिनेंड के लहजे में तासुफ था। रस्सी जल गई मगर बल न गया। मैंने झिल्ला कर कहा, तुम अभी तक इस बात का अफसोस कर रहे हो कि ऑपरेशन नाकाम क्यों हो गया? ये तो बिल्कुल फितरी बात है। फर्डिनेंड ने कहा, तंजीम ने आखिर कुछ सोच कर ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर आयद की थी। इसका लहजा शिकस्त खुर्दा था। मुझे अपनी मौत का अफसोस नहीं होगा, मगर मरने से पहले ये नाकामी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हर काम में कामयाबी और नाकामी 50% होती है। मैंने हंस कर कहा, तुम अब इन लोगों के नाम ये जो तुम्हारी हिट लिस्ट पर हैं मैं बता दो चुका हूँ। इसने जवाब दिया। इसी वक्त ग्लोरिया और तैमूर कमरे में दाखिल हुए। ग्लोरिया का मूड ऑफ था। मैंने हंस कर तैमूर से पूछा, ग्लोरिया के चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? इसके कुछ कहने से पहले ही ग्लोरिया फट पड़ी। जाहिल अली मुराद आखिर खुद को समझता क्या है? मेरे मना करने के बावजूद इसने
ने जोनाथन की टांग में पवस्त गोली निकाल दी और अब इसकी बैंडेज कर रहा है। क्या वो सिर्फ तुम्हारा हुक्म मानने का पाबंद है? मुलाजिम तो वो मेरा भी नहीं है, मैंने हंस कर कहा, मगर ये लोग औरत की हाकिमियत को बर्दाश्त नहीं करते। मेरा हुक्म भी तो महज इसलिए मानता है कि मैं नासिर का दोस्त हूँ। ये लोग अपने वडेरों और सरदारों के लिए जाने भी कुर्बान कर देते हैं। इसे महज ये लालच है, हमारे जरिए वो नासिर के कातलों तक पहुँच जाएगा। इस अहमक को मैं यही समझा रही थी कि जिस आदमी की वो खिदमत कर रहा है वो आदमी नासिर के कातलों का दोस्त है। इसकी खिदमत करके वो सांप को दूध पिला रहा है कि दुश्मन जब तक कमज़ोर हो इसके लड़ने का मज़ा नहीं आता। ग्लोरिया का लहजा ऐसा जला कटा था जैसे वाकई वो जली हो, किसी काम चोर नौकर की शिकायत कर रही हो। मुझे इसके अंदाज पर हंसी आ गई। तैमूर भी हंसने लगा। इस पर ग्लोरिया चिढ़ गई और बुना कर बोली, तुम लोग दांत निकाल रहे हो? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि जोनाथन कितना मक्कार और ख़तरनाक दुश्मन है? ग्लोरिया ठीक कहती है। जोनाथन जो ही चलने फिरने के काबिल हुआ वो सबसे पहले तुम्हारे गले पर ही फंदा फिरेगा। वो ये भी भूल जाएगा कि तुमने इसे मौत के मुंह से निकाला है। तुम क्या समझते हो कि वो मौत के मुंह से निकल गया है? मैंने किनखियों से ग्लोरिया की तरफ देखा। तो फिर इसकी खिदमत करने का मकसद क्या है? वो तड़क कर बोली, मैं जोनाथन से कुछ काम लेना चाहता हूँ। इसने कहा, वो तो कुछ करने के काबिल ही नहीं है, किसी काबिल होते ही वो सबसे पहले तुम्हारा काम तमाम करेगा। ग्लोरिया ने मुंह बनाकर कहा, मैं कोई भेड़ का बच्चा नहीं हूँ। मैं भी चिढ़ गया कि आंखें बंद करके इसके सामने खड़ा हो जाऊँ। एक बात तो तय है, ग्लोरिया ने संजीदगी से कहा, अगर तुमने जोनाथन को छोड़ा तो मैं भी तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। मुझे फिर हंसी आ गई। मैंने हंसते हुए से कहा, तुमने सुना नहीं जोनाथन क्या कहता था कि अगर कामरान और तैमूर ना होते तो मैं बेख्तियार नीचे झुक गया, क्योंकि ग्लोरिया ने वहाँ रखा हुआ एस्ट्रे मुझ पर खींच मारा था। शीशे का मजबूत एस्ट्रे दीवार से टकरा कर किरची किरची हो गया। अबे यार, ये तो बिल्कुल ही पागल हुई जा रही है, मैंने तैमूर से कहा। फिर ग्लोरिया को मुखातिब किया, अपना मुंह तो सीधा करो। हसीन लड़कियां मुंह बिगाड़ कर बैठे तो बहुत मुज़हका खेज लगती हैं। मैं कब छोड़ रहा हूँ जोनाथन को, अब ज़रा काम की बात करें। तैमूर ने कहा, मेरा प्लान है कि हम इंतज़ार करने के बजाय जोनाथन के बकिया साथियों को ठिकाने लगा देते हैं। मैंने कहा। मैं एक दफ़ा फिर इसकी तरफ गया। वो हैरत अंगेज़ तौर पर दिखाई दे रहा था और मज़े से सिगरेट के कश लगा रहा था। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया, मुमकिन है वहाँ पर मारे जाने वाले दोनों आदमी जोनाथन के साथी हों और वो हमसे मजाक कर रहा हो कि वो किराए के आदमी है। मुझे देखकर जोनाथन ने कहा, हो सके तो मुझ पर एक मेहरबानी और कर दो, अगर थोड़ी सी विस्की मिल जाए तो। मैं तो तुम पर अभी तक मेहरबानियाँ ही कर रहा हूँ, मगर तुम मुझसे मुसलसल झूठ बोल रहे हो, मैंने मुंह बनाकर कहा। इस वक्त तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है, वो हैरानी से बोला। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये सेंट जब पर मरने वाले किराए के आदमी थे। मैंने यूं ही अंधेरे में तीर फेंका। मुझे अभी फर्डिनेंड्स ने बताया है कि वो इन आदमियों में से थे जो तुम्हारे साथ आए थे। वो हैरत ज़दा अंदाज में उठकर बैठ गया और बोला, फर्डिनेंड्स की ब्रेन वॉशिंग कर दी है क्या तुम लोगों ने, या इसका जहन मफलूज कर दिया है जो हर बात तुम्हें बताने पर तुल गया है? मुझे बताओ, तुमने इसे ट्रांस में कैसे ले लिया? क्या तुम में से कोई टेलीपैथिक जानता है? बातें मत बनाओ जोनाथन, मैंने इसे टोक दिया। तुमने मुझसे झूठ बोला था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि फर्डिनेंड्स की बात भी तुम्हें बता देगा। हाँ, वो दोनों मेरे साथी थे। फर्डिनेंड्स समेत 5 आदमी यहाँ आए थे। इनमें से 2 तुम्हारे कब्जे में हैं और तुम्हारे गए हैं। अब सिर्फ एक आदमी बाकी रह गया है। यही सूरत हाल रही तो वो भी मारा जाएगा और हम सब की मौत का जिम्मेदार फर्डिनेंड्स है। जो आदमी बाकी रह गया है तुम इसका हुलिया बता दो, मैं खुद इससे निमट लूँगा। तुम निमट सकते हो, जोनाथन ने कहा। इसका नाम जैक है। मेरी और फर्डिनेंड्स की तरह वो भी शहज़ोर है। हुक्म मिले तो वो मजबूत दरख्त उखाड़ फेंके, मगर इसमें जहानत की कमी है। बिल्कुल अहमक तो नहीं है, मगर फर्डिनेंड्स की तरह जीनियस भी नहीं है। वो आसानी से तुम्हारे काबू में आ जाएगा। फर्डिनेंड्स के बाद तंजीम यहाँ किसे भेज सकती है, मैंने पूछा। इस सिलसिले में मैं क्या कह सकता हूँ? मुमकिन है फर्डिनेंड्स वाकिफ़ हो। मैं उठकर कमरे से बाहर आ गया। खुदा डनू और अली मुराद बरामदे में खड़े किसी बात पर बहस कर रहे थे। मैंने इशारे से खुदा डनू को अपने पास बुलाया और इसे कहा, हमारे जाने के बाद जोनाथन का ख्याल रखना है। दूसरा आदमी तो खैर चलने फिरने से माजूर है, मगर यह जोनाथन यहाँ से फरार की कोशिश कर सकता है। आप बेफिक्र होकर जाओ साईं, खुदा डनू ने कहा। फर्डिनेंड्स और जोनाथन दोनों कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकते साईं। खास तौर पर यह जोनाथन तो मेरे सामने दरवाजे तक भी नहीं आएगा। अली मुराद, मैंने इसे मुखातिब किया, तुम और तैमूर वहाँ चले जाओ, मेरा वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। जैसे आपकी मर्जी साईं, अली मुराद ने कहा। तैमूर को बुलाओ, मैंने खुदा डनू से कहा। वो फ़ौरन ही तैमूर को बुला लाया। रात भर की भाग दौड़ से वो थका थका और मुखमल सा दिखाई दे रहा था। मैं खुद भी बुरी तरह थक गया था। तैमूर मेरे मुकाबले में इस लिहाज से बेहतर था कि इसने सिर्फ भाग दौड़ की थी, इस पर किसी ने तशद्दुद नहीं किया था। मेरा तो जोड़ जोड़ हिला दिया था इस मरदूद जोनाथन ने। मैंने तैमूर से कहा, जोनाथन ने हमसे झूठ बोला था कि सेंट जब पर मरने वाले किराए के गुंडे थे। वो दोनों जोनाथन के साथी थे। अब इनका एक सिर्फ जैक आदमी रह गया है, वो अभी इसी होटल में मुकीम होगा। तुम और अली मुराद जाके इसे ले आओ। मैंने कहा, मैं फौरी तौर पर तुम्हें
वहाँ न भेजता, मगर इसे आज ही गिरफ्तार करना या जान से मारना है, वरना वो फर्डिनेंड्स के दिए हुए असाइनमेंट पर अमल कर बैठता। वो यही समझ रहा होगा कि इसके बकिया साथी जोनाथन समेत फर्डिनेंड्स के साथ हैं। तो क्या हम लोग अभी निकल जाएं? तैमूर ने पूछा। हाँ, फ़ौरन चले जाओ और इस आदमी का फौरी तौर पे कोई बंदोबस्त कर गया। फिर मैं ज़रा तवक्कुफ़ के बाद बोला, दिन निकल आया है, इसलिए एक 5 स्टार होटल से किसी भी बंदे को यूँ उठा लाना कोई हंसी का खेल नहीं है। तुम लोग इसे वहीं ख़त्म करने की कोशिश करना। इन दोनों के जाने के बाद मैंने ग्लोरिया को तलाश किया तो मालूम हुआ कि वो सोने के लिए लेट गई है। मैंने भी कुछ देर सोने का इरादा किया और खुदा डनू को बुलाकर हिदायत की कि जोनाथन के कमरे के बाहर राइफल लेकर बैठ जाओ। वो अगर बाहर निकलने की कोशिश करे तो बेदरेग इसे गोली मार देना। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। मेरी गर्दन में इस वक्त कुछ ज़्यादा ही तकलीफ हो रही थी। मैंने खुदा डनू से कहा, पहले वो फर्स्ट एड बक्स मेरे कमरे में पहुँचा दे। इस मरदूद जोनाथन ने मेरी गर्दन की खाल उधेड़ दी है। मैं कमरे में जाकर आंखें बंद करके लेट गया। फिर शायद मुझे नींद आ गई। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर कोई ठंडी चीज़ मल दी हो। जिल्द में होने वाली सोजिश एकदम कम हो गई। मैं यूं ही आंखें बंद किए पड़ रहा। फिर कोई नरमो नाजुक उंगलियों से मेरी गर्दन पर मसाज कर रहा था। मैंने घबरा कर आंखें खोल दी। कमरे में अंधेरा था, मगर इतना भी नहीं था कि मैं ग्लोरिया को ना पहचान सकता। मैंने हैरत से इसे देखा और कुछ कहने की कोशिश की। इसने मुझे खामोश रहने का इशारा किया और सरगोशी में बोली, कामरान, तुम वाकई इतने अनजान हो या पॉज करते हो? बात क्या है ग्लोरिया? मैंने तशवीश से पूछा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा ख्याल था कि अली मुराद फर्डिनेंड्स के लिए विस्की लाया होगा, इसमें से ग्लोरिया ने भी चढ़ा ली होगी। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो खबीदा लहजे में बोली। इसकी पूरी शख्सियत ही बदल कर रह गई थी। किसी तरफ से भी नहीं लग रहा था कि ये वही ग्लोरिया है जिसके नाम से मुजरमों की एक बैनुल अक़वामी तंजीम के बड़े खौफज़दा हैं। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती ग्लोरिया, मैंने घबरा कर कहा। तुम क्या समझते हो मैं नशे में हूँ? इसने लहरा कर कहा। मैंने पी है, मगर मैं इतनी कभी नहीं पीती कि आपे से बाहर हो जाऊँ। तुम्हारी बातें बेरबत हैं। आपे से बाहर और कैसे होते हैं? मैंने हंस कर कहा। अच्छा, खामोश रहो। इसने मुझे बहुत प्यार से झिड़का। गर्दन पर दवा लगवा लो। इस मरदूद जोनाथन ने तुम्हारी गर्दन पे सिगरेट मसले और तुम इसकी तीमारदारी कर रहे थे, इसलिए कि मैं भी इसकी गर्दन पर सिगरेट मसल सकूँ। मैंने हंस कर कहा। तुम दूसरे मर्दों से बहुत मुख्तलिफ हो कामरान। वो फिर पटरी से उतरने लगी। अब तक मुझे जो भी मिला इसने मुझे औरत समझा, सिर्फ औरत, मगर तुमने मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखा। नहीं देखा? मैंने हैरत का मुजाहिरा किया। चलो अब देख लेता हूँ। मैंने इसके हसीन चेहरे पर नजरें जमा दी। बको मत, इसने फिर मुझे झिड़क दिया। तुम भी समझ रहे हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ? क्या कहना चाहती हो? मैंने पूछा। आई लव यू कामरान, इसने अचानक कहा और मेरी तरफ बढ़ना चाहा। मैं बौखला कर उठ बैठा और बोला, तुम क्यों मेरा इखलाक तबाह करने के दर पे हो? जाओ, अच्छी बच्चियों की तरह सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मैं ज़रा एक नींद ले लूँ, फिर इस मौजू पर बात करेंगे। चुगत हो तुम, वो बुरा मानकर बोली और गुस्से में लहराती बल खाती हुई वहाँ से चली गई। मैं देर तक ग्लोरिया की इस बात पर गौर करता रहा, क्या वो मुझे बेवकूफ़ बना रही है या वाकई संजीदा थी? मैंने इसे कभी इस नज़र से नहीं देखा था। यूँ वो इंतहाई हसीन लड़की थी, कोई भी नौजवान इसकी आरजू कर सकता था, मगर मैं जानता था कि वो जितनी हसीन है इतनी ही ख़तरनाक भी है। मैं देर तक इसकी बात पर गौर करता रहा, फिर न जाने किस वक्त मेरी आँख लग गई। मेरी आँख खुली तो दिन खासा ढल चुका था। मैंने अपनी रेस्ट वॉच पर निगाह डाली, इसमें 4:30 बज रहे थे। मैं जल्दी से उठ बैठा। कमरे के साथ ही अटैच बाथरूम था। मैं बाथरूम में घुस गया। शावर लेते हुए मुझे जोनाथन का ख्याल आया। जोनाथन बहुत मक्कार और चालबाज आदमी था। खुदा डनू इतनी देर तक किसकी निगरानी नहीं कर सकता। फिर मुझे अली मुराद और तैमूर का ख्याल आया। वो दोनों एक अहम मिशन पर गए थे, न जाने वापस भी आए थे या नहीं। मैं जल्दी बाथरूम से निकला और तौलिया से बाल खुशक करता इस कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ जोनाथन को रखा था। पूरी डोर में निकलते ही मुझे ग्लोरिया दिखाई दी। इसके पेशानी और होंठों से खून बह रहा था और वो थकी निढाल सी दिखाई दे रही थी। क्या हुआ ग्लोरिया? मैं लपक कर इसके पास पहुंचा। तुम्हें बहुत शौक है ना अपने दुश्मनों की खिदमत करने का? इसने तंजिया लहजे में कहा। और करो खिदमत। अगर इस वक्त मैं मौजूद ना होती या तुम्हारी तरह घोड़े बेचकर सो रही होती तो हम में से कोई भी जिंदा ना होता। साफ साफ बात करो ग्लोरिया। मैं झिंझला गया। पहेलियाँ क्यों बुझवा रही हो? साफ बात यह है कि तुम्हारे मेहमान जोनाथन ने खुदा डनू को हलाक कर दिया है। अगर मैं इन वक्त पर वहाँ न पहुँच जाती तो जोनाथन भी कैसे हलाक कर दिया है? मैंने चीख कर बोला। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, तुम तो इसका इलाज कराओ, इसकी खिदमत करो, इसके आराम और आसाइश का ख्याल रखो। ग्लोरिया तंजिया अंदाज में बोली, ताकि वो सेहतमंद होकर सबसे पहले तुम्हारी गर्दन मरोड़े। मैं पूछ रहा हूँ इसने खुदा डनू को कैसे हलाक किया? इसका जवाब तुम्हें खुदा डनू दे सकता था या फिर जोनाथन दे सकता है, ग्लोरिया ने कहा। जब मैं इसके कमरे में पहुंची तो खुदा डनू की गर्दन जोनाथन के कब्जे में थी और वो पूरी कुव्वत से इसका गला दबा रहा था। मैं इस वक्त बिल्कुल खाली हाथ थी, इसलिए और तो कुछ न सूझा। जोनाथन के सिराने विस्की की एक खाली बोतल पड़ी थी। मैंने झपट कर वही उठा ली और पूरी कुव्वत से जोनाथन के सर पर दे मारी। चोट खाने के बाद इसने खुदा डनू को एक तरफ फेंक दिया और मुझ पर हमलावर हुआ। इसके नज़दीक फर्श पे गिलास भी रखा था। इसने वो
गिलास मुझ पर खींच मारा। बचते बचते भी गिलास मेरी पेशानी पर उछलता हुआ लगा। इसने अपनी जख्मी पेशानी पर हाथ फेरा, फिर ज़रा तवक्कुफ के बाद बोली। फिर इसने मेरे मुंह पर किक मारने की कोशिश की। किस्मत ही थी कि इसकी लात भी उछटती हुई पड़ी, मगर इससे मेरा ऊपरी होंठ जख्मी हो गया। मैंने कलाबाजी खाई और बोतल से दोबारा इसके सर पर वार किया। दूसरा वार कारी था कि इससे ना सिर्फ बोतल टूट गई बल्कि जोनाथन भी बेहोश हो गया। और खुदा डनू, मैंने पूछा। मेरा जहन मफलूज होकर रह गया था। मैं जोनाथन के कमरे में जाकर सूरत हाल का जायज़ा लेने के बजाय ग्लोरिया से सवाल जवाब कर रहा था। खुदा डनू मर चुका है, तुम खुद जाकर देख लो, इसने कमरे की तरफ इशारा किया। मैंने जेब से अपना मशीन पिस्टल निकाला और कमरे की तरफ बढ़ा तो ग्लोरिया ने मेरे साथ ही कमरे में दाखिल होना चाहा। कमरे में घुसते ही मैं बिजली की सी तेज़ी से बैठ गया, वरना जोनाथन मेरा भी काम तमाम कर देता। बस मुझे एक साया सा झपटता हुआ महसूस हुआ और मैं गैर शऊरी तौर पर नीचे बैठ गया। जोनाथन ने मुझ पर टूटी हुई इस बोतल से हमला किया था जो शायद ग्लोरिया ने इसके सर पर तोड़ी थी। टूटने के बाद वो बोतल खौफनाक हथियार में तब्दील हो गई थी। मेरी ज़िंदगी ही थी जो मुझे इसके वार से बच गया, वरना बोतल का नुकीला सिरा मेरे सीने में पेवस्त हो जाता। जोनाथन अपनी ही ज़ोर से मुझ में टकरा गया। मेरा सर इसकी ज़ख्मी लान से टकराया तो वो अज़ियतनाक अंदाज में कराह कर रह गया। इसके हौसले की दाद देने को दिल चाहा, वो संभल कर फिर पलटा, मगर अब मैं इसे कोई मौका नहीं देना चाहता था। मैंने बैठते ही बैठते इसके पेट में पूरी कुव्वत से लात मारी। वो उलट कर गिरा तो मैंने इसे लातों पर रख लिया। ज़रा सी देर में वो फिर बेहोश हो गया। इसके सामने के कई दांत मेरी लातों से टूट गए थे। चेहरा खून में तर था, इसके सर से भी खून बह रहा था। सर का वो ज़ख्म इसे बोतल से लगा होगा। मैंने इधर उधर नज़रें दौड़ाई, कमरे में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे इसे बांधा जा सकता। मैं इसे इसी हालत में छोड़कर खुदा डनू की तरफ बढ़ा। इसकी ज़ुबान बाहर निकल आई थी और आंखें उबल पड़ी थी। मैंने इसकी नब्ज़ देखी तो मुझे खुशगवार सी हैरत हुई। इसकी नब्ज़ बहुत सुस्त रफ्तारी से चल रही थी। मैंने चीख कर कहा, ये जिंदा है ग्लोरिया, जल्दी से पानी लाओ। ग्लोरिया जोनाथन के बेहोश होने के बाद कमरे में आ गई थी। वो पानी लेने के लिए दौड़ गई। मैं मसनूई तनफ़ुस के ज़रिए खुदा डनू का सांस बहाल कराने की कोशिश करने लगा। इसमें आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी के आसार पैदा हो रहे थे। मैं नरम हाथों से इसके गर्दन की मसाज करने लगा। ग्लोरिया पानी का भरा हुआ जग और गिलास लेकर आई तो मैंने इसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। इसकी पलकें लरजने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने आंखें खोल दी और तवील सांस लेकर नकाहत ज़दा लहजे में पानी मांगा। मैं इसका सर उठाकर गिलास इसके होंठों से लगा दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक घूंट करके पानी पीने लगा। अचानक मुझे जोनाथन का ख्याल आया। खुदा डनू के चक्कर में मैं इसे भी बुला बैठा था। इस कमबख्त के जिस्म में न जाने कौन सी बदरू समा गई थी कि वो एक मरतबा फिर उठने की कोशिश कर रहा था। मैंने फिर आगे बढ़ के इसकी कनपटी पर लात मारी तो वो फिर फर्श पर आ गया। फर्स्ट एड बक्स लाऊं? ग्लोरिया ने मासूमियत का मुजाहरा किया। मैंने अचानक इसकी गर्दन पकड़ ली और इस पर हल्का सा दबाव डाला। कामरान, वो घुटी घुटी आवाज़ बोली, छोड़ दो मुझे, वरना क्या। मैंने हंसते हुए इसकी गर्दन पर दबाव मजीद बढ़ा दिया। इसके गले से खरखराहट बुलंद होने लगी, आंखें उबल पड़ी और जिस्म का सारा खून सिमट कर चेहरे पर आ गया। वो बुरी तरह हाथ पाँव मारने लगी। मैंने इसकी एकदम गर्दन छोड़ दी। वो लड़खड़ा कर दीवार से टिक गई और अपनी गर्दन मसलते हुए हैरत से मुझे देखने लगी। मैंने हंस कर कहा, अब लाऊं फर्स्ट एड बक्स? ये क्या हरकत थी? इसकी हालत कुछ संभली तो वो बिफर कर बोली, मैं ये देख रहा था कि खुदा डनू किस अजियत से दो चार हुआ होगा। तुम पागल तो नहीं हो गए? वो भुन्ना गई। वाह भाई वाह, मैंने हंस कर कहा। मोहब्बत का दावा भी करती हो और हाल ये है कि मैंने ज़रा सी गर्दन दबा दी तो आग बगोला हो रही हो। खूब मोहब्बत है तुम्हारी। गुस्से के बावजूद ग्लोरिया बेख्तियार हंसने लगी। मैंने अब गौर किया कि हंसते हुए इसके गालों में बहुत खूबसूरत डिम्पल पड़ते हैं। मुझे भी हंसी आ गई। हंसते हंसते ग्लोरिया की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो हंसी रोक कर बोली, तुम वाकई पागल हो। मोहब्बत को यूँ आजमाओगे? हर आदमी का अपना तरीका होता है। मैंने संजीदगी से कहा, अगर वाकई ये बात है तो लो दबा दो मेरी गर्दन। इसने अजीब से लहजे में कहा और आंखें बंद करके मेरे सामने खड़ी हो गई। इसकी इस हरकत पर मैं बौखला गया। गोया वो वाकई मेरी मोहब्बत में मुब्तला हो गई थी। सुबह तो मैं इसकी बातों को नशे की बातें समझ रहा था, इस वक्त तो वो होश में थी। मैंने कहा, बस रहने दो, मुझे यकीन आ गया कि तुमने जो कुछ कहा था सच कहा था। इसने आंखें खोल दी और मुस्कुरा कर बोली, तुम क्या समझते हो कोई इतनी आसानी से मेरा गला दबाएगा? तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस वक्त अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल न होता। मुझे इस वक्त सिर्फ यही ख्याल था कि कहीं तुम मेरे हाथों से जख्मी न हो जाओ। अच्छा, अब जीम मिटाने की ज़रूरत नहीं। मैंने हंस कर कहा, मैं मानता हूँ कि। कामरान, ग्लोरिया झिंझिला कर बोली, अगर तुम समझ रहे हो कि मैं जीम मिटा रही हूँ तो एक दफ़ा फिर मेरा गला दबाने की कोशिश करो। अभी खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं अपनी जीम मिटा रही हूँ या सच बोल रही हूँ। अच्छा छोड़ो इस बात को, मैंने कहा, तुम ज़रा सी रस्सी ले आओ। ग्लोरिया खामोशी से रस्सी लेने चली गई। जोनाथन अभी तक इंटॉक फेल पड़ा था, मगर सांस की आमदोरफ्त से अंदाज़ा हो रहा था कि इसकी हालत ज़्यादा ख़राब नहीं है। वो खबीस न जाने किस मिट्टी का बना हुआ था। इस दौरान में खुदा डनू भी उठकर बैठ गया। ग्लोरिया के जाने के बाद वो मुझसे बोला, आपने ठीक किया सही। औरत और घोड़ी को जब तक चाबक न दी वो राम नहीं होती।
मुझे इसकी बात पर बेख्तियार हंसी आ गई। वो हम दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू तो समझा नहीं था, बस इसने मुझे ग्लोरिया का गला दबाते देखा था और अपने तौर पर न जाने क्या समझ बैठा था। मैं जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि ग्लोरिया रस्सी लेकर आ गई। वो वक्फे से अब भी अपनी गर्दन मसल रही थी। मैंने रस्सी लेकर जोनाथन को खूब अच्छी तरह बांध दिया। वो अब किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं था। इससे फारिग होकर मैंने खुदा डनू से कहा, तुम्हारी तबीयत अगर ठीक हो तो मुझे खाने को दे दो, मैं कल रात से भूखा हूँ। हाजिर साईं खुदा डनू फुर्ती से खड़ा हो गया। फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने इससे कहा, ये तो बताओ कि राइफल के होते हुए इस मरदूद ने तुम्हें कैसे पकड़ लिया? बस साईं, गलती मेरी ही थी। पहले तो ये इधर उधर की बातें करता रहा, फिर बातें करता रहा। मैंने हैरत से पूछा, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? ना साईं, खुदा डनू जल्दी से बोला, मुझे तो अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ भी नहीं आता। ये मुझसे उर्दू में बात कर रहा था। इसकी उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं है मगर काम चला लेता है। मुझे याद आया कि आईजी साहब के बंगले पर जब मैंने जोनाथन को मुखातिब किया था तो इसने टूटी फूटी उर्दू में जवाब दिया था। मैंने खुदा डनू से पूछा, ये तुमसे क्या कह रहा था? साईं, पहले तो इसने मुझसे ये पूछा कि मुझे तनख्वाह कितनी मिलती है। जब मैंने इसे बताया कि सिर्फ चौकीदारी के 500 रुपये, 2 वक्त का खाना और साल में 3 जोड़े कपड़ों के मिलते हैं, तो ये अफसोस करने लगा कि यहाँ के वडेरे इंसान को इंसान नहीं समझते। 500 रुपये रोज़ाना तो इनके कुत्ते ही कहा जाते हैं। इससे दुगने पैसों का पेट्रोल फूंक देते हैं और रोज़ाना 2-3 हज़ार की शराब पी जाते हैं। मुझे पहले तो इसकी बातों पर गुस्सा आया, मगर जब इसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगा, वहाँ तुम 500 रुपये रोज़ कमाओगे, मैं भी साईं लालच में आया। फिर मैं इधर उधर की बातें करता रहा। बातें करते करते बोला कि मुझे ज़रा उठा के बिठा दो, लेटे लेटे मेरी कमर में शदीद दर्द हो गया है। मैं इसकी बातों में आ गया और राइफ़ल एक तरफ रख कर इसे सहारा देने को कहा। बस इसने एकदम मेरी गर्दन पकड़ ली। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।